हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 समान हिंदी नाटक। नाटक का चैप्टर नंबर 1 है कुहासा और किरण, जिसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुहासा और किरण का सारांश लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सारांश किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, विष्णु प्रभाकर जी का कुहासा और किरण राजनीतिक वातावरण पर आधारित नाटक है। नाटक की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता प्राप्ति से 15 वर्ष के पूर्व की कथा छिपी है। देखिए आगे। देखिए, मुल्तान में चंद्रशेखर, राजेंद्र, चंदर, हाशमी तथा कृष्णदेव नामक के देशभक्तों ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांति की योजना बनाई। अंग्रेज सरकार इन लोगों के षड्यंत्र से बौखला गया। देखिए, कौन कौन लोग थे? जो मुल्तान में चंद्रशेखर थे, और फिर राजेंद्र, चंदर और हाशमी तथा कृष्णदेव ने मिलकर क्या किया? योजना बनाई। किसके? अंग्रेजों के विरुद्ध। और जिससे अंग्रेज सरकार क्या हुई? बौखला गई, यानी पागल हो गई। मतलब कुछ उनके उन्हें पता चला, मतलब वो ऐसा उन्हें लगा कि मैं हार जाऊंगा। इसी समय कृष्णदेव सरकार का मुखबिर बन गया, मतलब वो अंग्रेजों की तरफ हो गया। इस कारण शेष 4 साथियों को कठोर कारावास मिला। सन 1946 ईस्वी में ये लोग जेल से मुक्त हुए। हाशमी और चंदर निर्धनता के कारण समाप्त हो गए। राजेंद्र ने नौकरी की, परंतु उसका शरीर कार्य करने में सक्षम न था। चंद्रशेखर तपेदिक रोग से पीड़ित हो गया और उनकी पत्नी मालती बेसहारा हो गई। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। सन 1942 का धोखेबाज मुखबिर कृष्णदेव अब देशभक्त नेता बन गया। उसने अपना नाम कृष्ण चैतन्य रख लिया। नाटक के सारांश को तीन तीन अंकों में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, पहला अंक, प्रथम अंक। देखिए, प्रथम अंक यानी कि फर्स्ट। तो देखिए, नाटक का प्रारंभ नेता कृष्ण चैतन्य के निवास पर उनकी पृष्ठपूर्ति के अवसर पर उनकी सेक्रेटरी सुनंदा और अमूल्य के वार्तालाप से होता है। उन्होंने इस अवसर पर नेताजी को बधाई दी। अन्य लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे। अब कृष्ण चैतन्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 250 रुपये प्रतिमाह राजनीतिक पेंशन पाते हैं। वे प्रत्येक प्रकार के गैर कानूनी कार्य करते हैं। उन्होंने सुनंदा नामक लड़की को अपने व्यक्तिगत सचिव नियुक्त किया और उसके माध्यम से ब्लैकमेल जैसे घृणित कार्य भी किए। कृष्ण चैतन्य के ये कार्य उसकी पत्नी गायत्री को नहीं सुहाते थे। देशभक्त राजेंद्र के पुत्र अमूल्य के नौकरी की तलाश में कृष्ण चैतन्य के पास आने पर वह उसे विपिन बिहारी के यहाँ संपादक के लिए नौकरी दिला देते हैं। अमूल्य के रिश्ते की एक बहन प्रभा चैतन्य के यहाँ आती जाती है। आगे देखिए, चंद्रशेखर की विक्षिप्त पत्नी मालती कृष्ण चैतन्य से राजनीतिक पेंशन दिलाने का आग्रह करने हेतु उसके पास आती है और उसको पहचान लेती है। वहां उपस्थित अमूल्य को भी उसकी असली स्थिति का आभास हो जाता है। ये हमारा प्रथम अंक हो गया। अब देखिए, द्वितीय अंक में हमारा क्या है। देखिए, द्वितीय अंक का प्रारंभ विपिन बिहारी के निजी कक्ष से होता है। 5-5 पत्रिकाओं के मुख्य अधिकारी विपिन बिहारी अपने कक्ष में बैठे हैं। अमूल्य के आवेदन पत्र को पढ़कर विपिन बिहारी उसके पिता के विषय में पूछते हैं। अमूल्य ने मुल्ताने षड्यंत्र केस के विषय में विपिन बिहारी को बताया। सुनंदा ने विपिन बिहारी से कहा कि कृष्ण चैतन्य कांग्रेस का मुखौटा लगाए एक देशद्रोही है, किंतु विपिन बिहारी किसी भी कीमत पर कृष्ण चैतन्य का विरोध करने का साहस नहीं कर पाता। सभी को यह पता चल जाता है कि आज का महान कांग्रेसी नेता कृष्ण चैतन्य देशद्रोही व मित्रघाती मुखबिर कृष्णदेव है। आगे देखिए, अपनी वास्तविकता को प्रकट हुआ देख कृष्ण चैतन्य अमूल्य को फंसाने का प्रयास करता है। यातनाओं के कारण अमूल्य आत्महत्या करने की भी कोशिश या प्रयास करता है, परंतु पुलिस उसको बचाकर अस्पताल ले जाती है। कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री को यह सब जानकर बहुत ग्लानि होती है और वह अपने पति को सभी बुरे कार्य छोड़ने का परामर्श देती है। गायत्री की कार एक ट्रक के साथ टकरा जाती है और गायत्री का देहांत हो जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद चैतन्य को आत्मग्लानि होती है। यह यहीं पर दूसरा अंक समाप्त होता है। अब आइए देखते हैं तीसरा अंक। देखिए, यह अंक कृष्ण चैतन्य के निवास से आरंभ होता है। कृष्ण चैतन्य
अपनी पत्नी गायत्री के चित्र के सम्मुख बैठकर अपनी भूलों के प्रायश्चित करते हैं, मतलब उसकी फोटो के सामने बैठकर अपने भूलों की प्रायश्चित करते हैं तथा गायत्री के बलिदान की महत्ता को स्वीकार करते हैं। सभी लोग शंकित हैं कि यह मामला गायत्री की मृत्यु का नहीं वरन आत्महत्या का है। सुनंदा द्वारा दी गई सूचना पर वह गुप्तचर विभाग के अधिकारी आ जाते हैं। सुनंदा अमूल्य का परिचय देते हुए उसे निर्दोष बताती है। कृष्ण चैतन्य भी कागज चोरी की कहानी को मनगढ़ंत बताते हैं। वह विपिन बिहारी और उमेश चंद के कुकृत्यों का भी पर्दाफाश कर देते हैं। तभी मालती अपनी पेंशन के लिए उनके पास पहुंच जाती है। कृष्ण चैतन्य उससे क्षमा याचना करते हुए उसे अपना सर्वस्व सौंप देते हैं। विपिन बिहारी और उमेश चंद को बंदी बना लिया जाता है। गुप्तचर अधिकारी कृष्ण चैतन्य को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। वह अपनी पत्नी के चित्र को प्रणाम करके उनके साथ चल देते हैं। अमूल्य को निर्दोष सिद्ध होने पर छोड़ दिया जाता है और उसके बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस कथन के साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इस नाटक का सारांश था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नाटक का जो सारांश है समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।